डिकोडिंग एनसीईआरटी इस सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सेकेंड एडिशन है जिसमें हम बात करेंगे एज पर योर रिकमेंडेशन किसकी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और साथ में चर्चा होगी ऑफ कोर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ ऐसा जो कहीं फॉगी था, कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी कम थी, वो आपको सीखने को भी मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं विद द ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल्स में से रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स की बिल्कुल फाउंडेशन लेकर ही थी इस बहुत ही दिलचस्प प्रिंसिपल ने जिसका नाम है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ऑफ कोर्स कहने की आवश्यकता नहीं, हाइजेनबर्ग वाज अ साइंटिस्ट हु गिव दिस आइडिया। रेडिकली फंडामेंटल आइडिया था, उस समय प्रिवेलिंग सारे आइडिया से बिल्कुल अलग, और इस वजह से बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत मुश्किल से इसे हजम कर पाए। लेकिन हाँ, जो क्वांटम मैकेनिक्स उसके आधार पर बिल्ड हुई है, उसके आधार पर आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो कि बकायदा उससे होती हैं। ये जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स जिनके तो इंटरनेट चलता है, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स या उसके द्वारा की गई कैलकुलेशंस। तो ये तो हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स काम तो सही करती है। उसके आधार में, उसके फाउंडेशन में जो प्रिंसिपल है वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसकी हम अब चर्चा और दर्शन करने जा रहे हैं। हाइजेनबर्ग ने एक बहुत दिलचस्प चीज कही। उन्होंने कहा कि प्रकृति में ऐसी क्वांटिटीज का अस्तित्व है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। मतलब बहुत कुछ जुड़ा होता है प्रकृति में, मेरी खोपड़ी मेरे शरीर से जुड़ी हुई है, हाँ वो सब तो है। तो ठीक वैसे ही कुछ अलग अलग दिखने वाली साइंटिफिक प्रॉपर्टीज भी आपस में जुड़ी हैं। जैसे जैसे उन्होंने कहा, अगर किसी पार्टिकल को देख रहे हो तो एक होती है कि भाई वो कहीं है, उसकी कोई लोकेशन है, हाँ जी, फिर उसकी कुछ वेलोसिटी या स्पीड हो सकती है, हाँ जी, कुछ मोमेंटम हो सकता है, हाँ जी। उन्होंने कहा कि लोकेशन और मोमेंटम दो ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका तुम एक साथ एक्यूरेटली पता नहीं लगा सकते। अब उसके पहले तक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बोर्स थ्योरी, इन सब की बातें चल रही थी। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी याद आ गई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्या था। अब एकदम से हाइजेनबर्ग ने बिल्कुल नए प्लेन पर नई बातें करनी चालू कर दी। अब ये क्वांटिटीज दो आ गई जो कि लिंक्ड हैं, हाँ जी, वो स्वतंत्र नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि अगर तुम लोकेशन, किसी भी पार्टिकल की लोकेशन है, अगर तुम उसे एक्यूरेटली नापना चाहोगे तो उस नापने की प्रोसेस में तुम उसका मोमेंटम ढंग से नाप ही नहीं सकते। और यदि उसका मोमेंटम तुमने एक्यूरेटली नाप लिया तो तुम उसकी लोकेशन ना नाप पाओगे। लोकेशन में एरर बहुत बढ़ जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अजीब है, क्या ताल्लुक है इन चीजों का। ये अजीब सिर्फ मुझे या आपको ही नहीं, अधिकांश दुनिया के वैज्ञानिकों को बहुत अजीब लगा और वर्षों उस पर डिबेट चलती रही। लेकिन इनफैक्ट आज भी चलती है। लेकिन सच तो यह है कि अंततः इट वाज फाउंड टू बी करेक्ट। ये बात सच तो सिद्ध हुई। और आज हम सबसे पहले तो हाइजेनबर्ग महाराज का वो प्रिंसिपल देखेंगे और फिर थोड़े बहुत आर्गुमेंट्स देखेंगे जिनके चलते या जिन पर चलकर हम बात करते हैं कि हाँ भाई कैसे इसको हम समझ सकते हैं। ठीक, तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल है, ध्यान रखना पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मास वाले पार्टिकल की, फोटोन की बात नहीं कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल है और अगर आप उस पार्टिकल की लोकेशन, मान लीजिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, जेड कोऑर्डिनेट है कुछ है, आपने एक्स वाई मान लीजिए, है ना, और कोई पार्टिकल यहां है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो जैसे उसकी लोकेशन आप एक्स कॉमा वाई बताएंगे तो ये एक सर्टेन लोकेशन है, हाँ जी। उनका यह कहना था कि अगर तुमने लोकेशन एग्जैक्टली पहचान ली, हाँ जी, तो उसके मोमेंटम में इतनी गड़बड़ हो जाएगी कि तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि वो मतलब एज सच जो है उसका मोमेंटम कितना है, तुम डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे लोकेशन की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, मोमेंटम की एक्यूरेसी कम होती जाएगी, और मोमेंटम को सही सही नाप पाए तो लोकेशन में बैंड बच जाएगी। अच्छा, ध्यान रखना मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, मैं सबसे पहले आपको सिर्फ स्टेटमेंट बता रहा हूं कि हाइजेनबर्ग महाराज बोल क्या गए हैं।
एक बार पहले से स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर देखेंगे कि उन्होंने जो कहा उसको हम इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, उसको हम समझ कैसे सकते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मेरी और आपकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आपने फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, बाकायदा उसकी लोकेशन, वेलोसिटी सब बताते हैं, मोमेंटम बताते हैं। हाँ जी, अगर आप बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मेरी आपकी, या इवन एक बहुत छोटे जो आंखों से दिखाई देने वाला डस्ट का पार्टिकल है, वो भी काफी बड़ा बैठ जाता है हाइजेनबर्ग के हिसाब से। इन सब के लिए तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स बढ़िया चल जाती है, वहां दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत एक दूसरे जोन में है। कहाँ दिक्कत तब आएगी जब आप बहुत छोटी एटम्स की दुनिया में प्रवेश कर जाएं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तब आप देखते हैं कि गड़बड़ काफी हो जाती है। ठीक है, और क्या बोल गए, अगर इसकी लोकेशन, अगर इसकी पोजीशन x है मान लीजिए, तो डेल्टा x क्या है? दिस इज एरर इन लोकेशन ऑफ पोजीशन। तो ये x और y नहीं, इसको रेडियल वेव फंक्शन को मान लीजिए, जो भी है ना, कि मुद्दे की बात कि जो भी उसकी जहां होना, जहां हमको लगता है और वास्तव में वो यहां कहीं भी हो सकता था, तो उसमें जो डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स। जैसे अगर आपको डेल्टा एक्स अजीब लग रहा है सुनने में, तो मैं ऐसे बताता हूं कि मान लीजिए अगर एक गाय है, हाँ जी, और वो एक खूंटे से बंधी हुई है, एक यहाँ पे बीच में एक पोल है वहां से, और एक रस्सी से बंधी हुई है, और उस रस्सी की लेंथ मान लो 10 मीटर है। मैथ्स में खूब सारे क्वेश्चन करेंगे आपने ऐसे, हाँ जी, तो कितनी घास चर सकती है गाय? तो फिर वो बच्चे कहते हैं कि 10 मीटर की रेडियस है और गाय गोल गोल घूम सकती है, तो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से इतनी घास चर सकती है। ठीक है, अब ये तो पुरानी, आपने 9th 10th में या कभी मैथ्स में क्वेश्चन देखा होगा या 8th में देखा होगा, जो भी है ऐसा था। मैं उससे भी आसान एक चीज पूछता हूं, मैं कहता हूं कि अगर ये आपका ओरिजिन है, अगर सेंटर आपका ओरिजिन है, तो वहां से गाय की मैक्सिमम दूरी क्या हो सकती है? वेल, गाय या तो चाहे यहीं बैठ जाए, रस्सी बंधी हुई है, पास भी आ सकती है, लेकिन हद से हद वो गाय कितना, 10 मीटर दूर तक जा सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम दूरी है 10 मीटर्स, तो 0 से 10 मीटर्स के बीच में गाय कहीं भी हो सकती थी। अब इसी को अगर मैं यहां हाइजेनबर्गिश भाषा में कहूंगा, तो मैं कहूंगा अनसर्टेनिटी इन लोकेशन ऑफ गाय। वो गाय की जो लोकेशन है उसमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है? वो हो सकती है कितनी बोलो, 10 मीटर। भाई यहां कहीं भी होगी बेचारी, अगर सेंटर से डिस्टेंस नाप रहे हो तो सेंटर पर ही बैठ गई तो 0 चेंज है, मैक्सिमम दूर चली गई तो 10 मीटर दूर, तो कहीं हद से हद गड़बड़ी जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? मैं समझूं यहां है और वो यहां निकल गई, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी है? 10 मीटर। रेडी? तो आप ये देखिए कि इस तरह से जब हम अनसर्टेनिटी इन लोकेशन नापते हैं, उसको क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टेड है, हमको लगता है कि यहां एक रेंज ऑफ स्पेस में हो सकता है, 2 पॉइंट्स के बीच में यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, तो ये हम कहेंगे ये है अनसर्टेनिटी इन लोकेशन। अगर पता होता कि फिक्स यही बैठा हुआ है तो एक एग्जैक्ट लोकेशन होती, इस रेंज में कहीं है, तो वो हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन लोकेशन, कि मैक्सिमम इधर उधर गड़बड़ी इतनी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की। हमको पता है कि वेलोसिटी मान लो 100 मीटर पर सेकंड है किसी चीज की, हाँ, पर हो सकता है 25 मीटर पर सेकंड ऊपर नीचे हो जाए। ओके, तब क्या होगा? तो डेल्टा वी विल बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और उसमें मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो जाएगी। मास तो नाप ही लेते हैं लोग, मास की दिक्कत नहीं आती अगर रेस्ट मास की बात कर रहे हैं तो एम डेल्टा वी या डेल्टा पी जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो यहां से आ जाती है। ठीक है, और हाइजेनबर्ग महाराज ने एक फॉर्मूला दिया। क्या? उन्होंने कहा कि ये जो अनसर्टेनिटी लोकेशन की है और जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम की है, इन्हें अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक लिमिट से नीचे कभी नहीं जाती। इनफैक्ट या तो ये h/4 पाई होगी, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये इससे ज्यादा होगी। अभी h/4 पाई कहां से आ गई? अब ये हाइजेनबर्ग महाराज ले आए हैं। हमें फिलहाल इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि वो h कहां से आया और 4 पाई कहां से आई, फॉरगेट दैट। लेकिन हाँ, ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल था, ये उनका सिद्धांत था,
और ये हमें कितना भी विचित्र लगे, पाया यही गया है कि चल तो जाता है क्योंकि उसके आधार पर बहुत सारे कैलकुलेशंस हुए हैं, बहुत सारी मशीन्स बनी हैं और वो बकायदा काम कर रही हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये झूठ है। अच्छा, अब इसी को और एक्सप्लोर करते हैं। अब इसमें आप देखें जो मजेदार या विचित्र बातें हैं वो तो ये, इसका मतलब अपने को जो लगता है वो ये कि जरूर नापने में कोई बेवकूफी कर रहा होगा, गड़बड़ कर रहा होगा, नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट की एरर से संबंधित नहीं है। हाइजेनबर्ग ये नहीं कह रहे कि जिस मशीन से तुम नाप रहे हो उस मशीन में कोई लीस्ट काउंट है, उसमें खोट है, इस वजह से एरर आ रही है। ना ना ना, महाराज कह रहे हैं कि कैसी भी मशीन ले आओ, अगर तुम नापने चलोगे तो नाप ही ना सकोगे। इट डजंट मैटर, क्योंकि प्रकृति स्वयं ऐसी है कि उसमें ये एरर इनबिल्ट है। एक को मनाओगे तो दूसरा रूठ ही जाएगा। मतलब क्या है तुम्हारा? दो एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे? हमें दिखाई कैसे पड़ता है? आंखों से? सिर्फ आंखों से दिखाई पड़ता है? नहीं, रोशनी भी चाहिए होती है। एग्जैक्टली। तो देखने का जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि लाइट या रोशनी या उसके फोटॉन्स किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ते हैं, हाँ जी, या किसी से निकलते हैं। जैसे स्क्रीन है तो इसमें से रोशनी निकल रही है तो हमको दिख रही है, और जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स नहीं है, जैसे मान लीजिए बाउंड्री है, कुछ भी है, या मैं हूं, है ना, तो मेरे ऊपर लाइट पड़ी, जी हाँ, और पढ़ के मुझसे रिफ्लेक्ट हुई, हाँ जी, और जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक गई तो आपकी आंखों ने उसे फोकस किया, वो ठीक है, वो रेटिना पे गई, ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, ऑल दैट, और उससे आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो देखने का माध्यम है रोशनी या लाइट। फोटॉन्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं और आप तक पहुंचते हैं, और तब आप कहते हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब फोटोन आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, और तब हम कहते हैं कि हमको कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो मान लीजिए एक फोटोन मेरे ऊपर गिरा, हाँ जी, फोटोन तो बहुत ही चिल्लर सी चीज है, तो क्या फोटोन मेरे से टकराएगा तो मुझे धक्का लगेगा, मैं पीछे गिर जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई पता ही नहीं लगेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। करोड़ों फोटोन टकरा जाए तो भी हम इतने विशाल हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को छोटा करता जाऊं, जैसे 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 मैं ऑब्जेक्ट को छोटा करता जाऊंगा, और मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कैसे तो मुझे इलेक्ट्रॉन दिख जाए। कैसे दिखेगा? इंसानों को दिखाई तब पड़ता है जब किसी चीज पर फोटोन टकराता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर लौट कर हमारी आंखों तक आता है। अब हम कल्पना कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही उससे वो फोटोन टकराएगा, अब क्या होगा? वो फोटोन अपने आप में बहुत छोटू पार्टिकल है, पर इलेक्ट्रॉन भी बहुत छोटा पार्टिकल है। अब होगा ये कि जैसे ये टकराएगा, और मान लो कभी रिफ्लेक्ट भी हो गया, ये वैसे ही है कि एक बॉल रखी हुई है, आपने एक दूसरी बॉल फेंकी, वो टकराई और टकराकर लौटी। ये सच है कि ये लौटेगी, पर जब ये लौटेगी तो ये इस बॉल को भी टक्कर मार के आगे भेज देगी, हाँ जी। आप फोटोन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की लोकेशन या डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ, पर डू यू सी कि ये फोटोन जब आपकी आंखों तक पहुंचेगा, या जब इसके माध्यम से आप पहचान पाओगे कि अच्छा इलेक्ट्रॉन तो वहां था, तब तक उस प्रोसेस में उस इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम ही बदल गया। क्यों? क्योंकि जब फोटोन उससे टकराया तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से आप देखेंगे कुछ मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का तो चेंज हो गया। ओके, तो आपकी जो मेजरमेंट की प्रोसेस है, तो आपकी जो मेजरमेंट की प्रोसेस है, ये तो खुद ही इसको बदल देती है। अच्छा, तो इसे तो मैं कहा था नापने की प्रोसेस ही घटिया है। हाँ, एक्चुअली इंसान और किसी तरह से देख नहीं सकते, दिखाई आपको तभी पड़ेगा, और वो प्रोसेस ऐसी है जिसमें गड़बड़ तो होगी ही, हाँ होगी। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कुछ कई बार आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि इसके माध्यम से आप फील ला सकते हो कि हाँ, अगर हम लोकेशन पता लगाएंगे तो मोमेंटम बदल जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसका महत्व बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए है, क्योंकि उन्हीं को फोटोन के टकराने से ज्यादा असर पड़ेगा।
ठीक है, एक और आर्ग्यूमेंट, ये बड़ा सुपरफिशियल आर्ग्यूमेंट है वैसे, पर फिर भी बड़ा पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है, तो हमने एक बार आपको दे दिया। और बात भी होती है, और ये थोड़ी मजेदार बात है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता ये है कि जब रोशनी आती है, जब प्रकाश आता है, हाँ जी, और किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा कर आपकी आंखों तक पहुंचता है, हाँ जी, तो आप एक अनुमान लगाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। सिर्फ दिखती ही नहीं चीजें, आपको 3D में दिखती हैं, आपको लगता है कि अच्छा ये पास है, वो दूर है, वो और दूर है, आपको इसका अंदाजा लग जाता है। हाँ हाँ, वो तो भगवान ने बनाई है ऐसी आंखें, दिखाई पड़ जाता है, ये पास है, दूर दिखेगा नहीं तो कैसे काम होगा। एग्जैक्टली कैसे पता लगता है? क्या आपको पता है भगवान ने ब्रेन में एक बड़ा विचित्र मैकेनिज्म फिट किया हुआ है। क्या? भले ही आपको वेव्स न दिखें, भले ही आपको वेवलेंथ दिखाई न पड़े, भले ही आपको लाइट के माध्यम से दिखे, पर लाइट स्वयं थोड़ा दिखाई पड़ती है, हाँ जी, लेकिन ऐसी प्रभु की लीला है, ऐसा भगवान ने दुनिया बनाई है कि आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर लाइट आप तक आ रही है, तो जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती हुए आ रही है, उसका अनुमान आपका ब्रेन लगा लेता है आंखों के माध्यम से। हाँ हाँ, दिखता तो है, डिस्टेंस तो पास दूर तो दिखाई पड़ रहा है ना। एग्जैक्टली कैसे? अब यहां मैं आपको एक बड़ी शानदार बात बताता हूं। क्या? ब्रेन एक्चुअली नंबर ऑफ वेव्स गिन लेता है या उनका अनुमान लगा लेता है जो उस ऑब्जेक्ट से आपकी आंखों तक आने तक बीच में है। क्या 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 मतलब ये कि अगर ये है, मान लीजिए आपकी आंखें, क्षमा चाहूंगा थोड़ी भद्दी बन गई है, पर मान लीजिए ये आपके नेत्र हैं, हाँ जी, और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये तब दिखेगा जब रोशनी यहां से चलकर आपकी आंखों तक आएगी, हाँ जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, आपको अनुमान लग जाता है ना कि ये दूर है या पास है, तो ये दूरी या पास होना ब्रेन ही, खोपड़ी इंटरप्रेट कर रही है। कैसे इंटरप्रेट करती है? ये ऐसे इंटरप्रेट करती है कि इसके बीच में जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स हैं, कि ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये तीसरी वेव है, ऐसे करके, है ना। तो आप देखोगे ये नंबर ऑफ वेव्स ईश्वर जाने कैसे खोपड़ी गिन लेती है। अच्छा, तो हमें तो आज तक नहीं पता लगा कि कितने करोड़ वेव्स थी। वो 1 2 3 4 की संख्या में नहीं गिनती। वो कैसे अनुमान लगता है? ये तो क्योंकि ये अनुमान तो पशु भी लगा लेते हैं, पक्षी भी लगा लेते हैं, जानवरों को तो मैथ्स आती नहीं, इसके लिए आपको मैथ्स आना जरूरी नहीं है। भगवान ने एक अजीबोगरीब मैथ्स, इंट्यूटिव मैथ्स खोपड़ी में बिल्ड करके रखी हुई है, जो आपको बता देती है ये दूर है या ये पास है। और वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ये दूरी या पास होना एक्चुअल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ओके। ये असल में डिपेंड करता है कि कितनी वेव्स बीच में हैं उस ऑब्जेक्ट की और आपकी आंखों के। अच्छा, मतलब क्या है? मतलब ये कि मान लीजिए ये रेड लाइट थी या रेड फोटॉन्स थे। रेड फोटॉन्स का लैम्डा इज हाई, वेवलेंथ ज्यादा है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इतने ही डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स कम होंगी, हाँ जी। तो अगर आप सिर्फ लाल रंग की रोशनी से किसी चीज को देख रहे हैं और उतने ही डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस है, और यदि डिस्टेंस सेम है और आपकी आंखें देख रही हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, और मान लीजिए वहां रोशनी का रंग वायलेट है, तो वायलेट की वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा होती है, हाँ, तो उतने ही डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा दिखाई पड़ेंगी। अच्छा, और अगर नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा दिखाई का नंबर ऑफ वेव्स को दिखती तो है नहीं, पर खोपड़ी इंटरप्रेट करेगी कि नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है। और यदि ये नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा हो गई तो आपको वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर नजर आएगा, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा ये थोड़ा दूर है। तो आप कहना चाहते हैं कि सेम डिस्टेंस पर लाल रंग और पर्पल या नीले रंग की रोशनी अगर होगी
तो लाल रंग की रोशनी के प्रभाव से अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे वो ऑब्जेक्ट पास नजर आएगा। हाँ जी। और अगर ब्लू या पर्पल कलर की रोशनी से देख रहा हूं तो मुझे वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर नजर आएगा। हाँ, और ये तब है जब वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पर हो, ये दिखाई पड़ता है। ये एक बहुत टिपिकल ऑप्टिकल इल्यूजन है। आप चाहें तो कभी भी ड्राइंग की बुक में या किसी एक फिक्स सीन पर आप करके देख सकते हैं कि इसी पर नीला रंग या वायलेट कलर का बैकग्राउंड लें और रेड कलर से लिखें। आपको रेड अक्षर उभरे हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा बाहर नजर आएंगे। रेड बैकग्राउंड पर आप ब्लू या पर्पल कलर से लिखें तो आपको ब्लू या पर्पल कलर हल्का सा अंदर धंसा हुआ नजर आएगा, जबकि वो वास्तव में एक ही प्लेन पर होते हैं। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ। तो ये तो बड़ा टिपिकल है। हाँ जी। और जितनी भी कैलकुलेशन डिस्टेंस की, जितनी भी गिनती होती है, वो नंबर ऑफ वेव्स के टर्म में होती है। ओके, तो जैसे यहाँ पे ये 1 वेव, ये 2 वेव, ये 3 वेव, और ये भी तो आधी वेव है। आधी, पौनी, चौथाई ऐसी वेव गिनी नहीं जाती, छोड़ दी जाती है। अच्छा, तो कभी भी आप डिस्टेंस नाप रहे हो, कभी भी अगर आप डिस्टेंस नाप रहे हो तो कम से कम इतनी एरर तो होगी। किसकी? या हद से हद कितनी? लैम्डा का। लैम्डा से ज्यादा है तो एक वेव और आ जाएगी, नाप लेंगे। पर अगर लैम्डा से कम डिस्टेंस है, वेवलेंथ से कम डिस्टेंस है, उसे आप नाप ना पाओगे, क्योंकि जिस वेव की मदद से तुम डिस्टेंस नाप रहे हो वो वेव कम से कम कितना? एक वेव के बराबर मेजर कर सकती है, और मिनिमम एक वेव की वेवलेंथ कहलाती है लैम्डा। तो हो सकता है तुमने कहा कि ये 100 लैम्डा या 101 लैम्डा दूर है। हाँ जी, लेकिन अगर वो 100.3 लैम्डा दूर हुआ तो वो 0.3 नहीं नपेगा, वो राउंड ऑफ हो जाएगा, एरर आएगी। और आप क्योंकि देख ही ऐसे सकते हैं, नाप ही उस लैम्डा के माध्यम से आप रहे हैं, वेव के माध्यम से रहे हैं, तो आप इससे एक्यूरेटली नाप ही ना पाएंगे, आप कोई भी मशीन यूज कर लें। क्योंकि प्रकृति का जो माध्यम है देखने का, वो तो वेव थी। उस वेव की वेवलेंथ से ज्यादा सूक्ष्म आप नहीं नाप पाएंगे, वो एरर तो उसमें रहेगी ही रहेगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वेव जो एरर, मैक्सिमम एरर जो, तो इसका मतलब है कुछ भी आप कर लें, कितना भी एक्यूरेट मशीनें ले आए, कम से कम लैम्डा के आसपास तो एरर रहेगी। लैम्डा या 0.3 लैम्डा, 0.9 लैम्डा, हद से हद लैम्डा, एरर तो आपकी रहेगी ही रहेगी। बिल्कुल। तो इसी के लिए हमने कहा कि डेल्टा एक्स कितना भी एक्यूरेटली नाप लें, लैम्डा के बराबर अनसर्टेनिटी तो रह ही सकती है। हो सकता है 0.999 लैम्डा कहें आप, लेकिन लैम्डा मान लीजिए, है ना। तो इतनी तो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब आप ये चाहते हैं कि बहुत एक्यूरेटली नापूं तो ये एरर कम से कम हो। तो ये कब होगा? ये तब होगा व्हेन लैम्डा टेंड्स टू 0 या वेवलेंथ भी बहुत कम हो जाए। लेकिन इसमें एक डेंजर है, हो सकता है आपका लैम्डा कम हो जाए तो बहुत कम लैम्डा वाली वेव ले लेंगे, कर सकते हो, पर ई बराबर था एचसी बाय लैम्डा। हाँ जी, तो जैसे जैसे लैम्डा कम होगा एनर्जी पागलों की तरह बढ़ेगी। जी हाँ, तो जो फोटोन जिसको टकरा कर आप कोई चीज नाप रहे हैं, इतनी भीषण एनर्जी के साथ आएगा कि बंदूक की गोली की तरह पर खच्चे उड़ा देगा उसके जिससे टकरा रहा है। मतलब आप देखेंगे कि जैसे जैसे लैम्डा विल टेंड टू 0 एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे हाई एनर्जी का पार्टिकल इंपैक्ट करेगा, वैसे वैसे जिससे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मुद्दे की बात है ना। तो डेल्टा पी विल चेंज। अच्छा, तो अगर मैं डिस्टेंस को एक्यूरेटली नापने चलूंगा तो फिर फंस जाऊंगा, मोमेंटम चेंज कर जाएगा। बिल्कुल, और फिर से हाइजेनबर्ग की आत्मा प्रकट हो जाएगी। देखो मैंने बोला था ना, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। तो ये इस वजह से अनसर्टेनिटी आपको प्रकृति में हमेशा इनबिल्ट और मतलब फंडामेंटली इंटरवोवन मिलेगी। ये ऑप्टिक्स की दृष्टि से एक एग्जांपल था। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कई दृष्टियों से वैज्ञानिकों ने देखा है, एक्सप्लेन किया है, कभी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म्स निकाल के मैथमेटिकली देखा है, वो सब मजेदार तरीके हैं। पर ये एक सरल
सुंदर और इंट्यूटिव तरीका था जिससे आप देख के पहचान सकते थे। चलते चलते एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा आपको, सुख होगा इससे आपको। इसका मतलब लैम्डा जितनी कम होगी हम उतनी सूक्ष्म चीजें देख सकते हैं, राइट? हाँ जी। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वैज्ञानिक बहुत छोटी छोटी चीजों को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनकी वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर आप निकालें तो बहुत कम होती है। इसका मतलब उनकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होती है और बहुत सूक्ष्म चीजों को भी उन बीम्स के माध्यम से देखा जा सकता है जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं। तो लाइट के स्थान पर अगर वेव के रूप में इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज किया जाए तो वो जब जाती हैं, टकराती हैं और लौटती हैं, उनके माध्यम से अगर इंसान की आंखों में तो इलेक्ट्रॉन बीम डालोगे तो करंट लगेगा, उसको भगवान जाने कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, वो तो अलग लीला हो जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसी मशीन्स हैं जो उस इलेक्ट्रॉन बीम को जो टकरा के आ रही है उस इमेज को कैप्चर करके बड़ा करके स्क्रीन पर दिखा सकती हैं, और वही हमें दिखाई पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो ये सारी चीजें आप देखें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये एक इंट्रोडक्शन था हाइजेनबर्ग और उनके महान प्रिंसिपल का। तो हाइजेनबर्ग के इस प्रिंसिपल ने बोर के मॉडल की धज्जियां कैसे उड़ा दी? एक तो ये कि आप ये नहीं कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉन यही है, एक निश्चित ऑर्बिट में एक निश्चित वेलोसिटी के साथ चक्कर काट रहा है, ऐसा बोर बोल गए थे। हाइजेनबर्ग ने कहा सब झूठ है, तुम अगर रेडियस फिक्स करोगे, डिस्टेंस फिक्स करोगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो ये फिक्स्ड ऑर्बिट या शेल्स वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है, ऐसा हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से आया। और तब पता लगा कि इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट की तरह कि वो न्यूक्लियस के गोल गोल चक्कर काट रहा है जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, ये मॉडल सुनने में खूबसूरत लगता है, सत्य नहीं है। इलेक्ट्रॉन को एक क्लाउड की तरह कल्पना करो जो एक पूरे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फैल गया है एक वेव के रूप में। पर तो पार्टिकल था, वो पार्टिकल भी है और वेव भी। अच्छा, तो सूर्पनखा की तरह रूप बदल रहा है, कभी इधर कभी उधर जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये वैसा ही है कि मैं आपको कहूं कि मान लीजिए आपके पास वायलेट कलर है। हाँ जी, अब वायलेट कलर आपने ड्राइंग सीखी होगी छोटे बच्चों के रूप में, तो रेड और ब्लू कलर्स को मिला के वायलेट बनता है। हाँ जी, अब मैं आपको वायलेट कलर का, जैसे मैं बैंगन दिखाऊं आपको, अब मैं कहूं ये बैंगन क्या है, लाल है नीला है, आप कहेंगे कैसे बेवकूफ आदमी हो, बैंगन लाल नीला क्या, बैंगन बैंगनी है। हाँ, तो बैंगन बैंगनी कैसे हो गए? वो तो लाल और नीले रंग से मिक्स होकर बैंगनी बनता है। हाँ बनता है, पर लाल अलग रंग है, नीला अलग रंग है, जब मिक्स हो जाते हैं जो बैंगनी बनता है वो तीसरा रंग ही है और वो परमानेंट है, वो घड़ी घड़ी लाल नीला नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो घड़ी घड़ी सूर्पनखा की तरह रूप बदलकर कभी लाल कभी नीले नहीं हो रहे हैं, कभी वेव कभी पार्टिकल, कभी वेव कभी पार्टिकल, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। वो जो है वो परमानेंट है, और जो वो है उनमें उन दोनों प्रॉपर्टीज का मिक्सचर है, जिसको आप वेव समझते हैं और जिसको आप पार्टिकल समझते हैं, वो एक साथ ही वेव नेचर भी शो करते हैं और उसी समय वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, अगर वो अपनी इच्छा से अनऑब्जर्व्ड अपने आनंद में घूम रहे हैं। तो इस चीज को लास्टली चलते चलते हम एक बार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की दृष्टि से देखेंगे। तो बच्चों, ये थी कथा हाइजेनबर्ग महाराज के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। आपको कैसी लगी? क्या आपको कुछ फायदा हुआ? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, और क्या सुनना चाहते हैं कथा के रूप में आप एनसीईआरटी से। अगर आपका कुछ फेवरेट है तो लिखना मत भूलिएगा। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे हमें भी उत्साह मिलेगा और हम भी इसे करते जाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयरिंग तो आपका धर्म है, आपको करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन जितना ज्ञान को बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। That's it. Bye bye. Have a great time and we meet next time.